डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, सिविल सर्विसेज, मेरे कई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स आज उन्होंने दिया है। उनके लिए और सभी जो स्टूडेंट आईएएस या सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं उनके लिए उत्सुकता रहती है कि कैसा क्वेश्चन आया था और उसमें क्या सही आंसर थे, क्योंकि अभी तो ऑफिशियल आंसर शायद आज शाम तक जो है आ पाए इसकी। जैसा मैं हर साल करता हूं कि पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के मैं क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद फिर देखते हैं तो और भी जो थीम है उसके क्वेश्चन में बाद में एनालाइज करता हूं। टुडे आई एम लकी टू गेट दिस ऑन इंटरनेट। तो चलो, ये पब्लिक डोमेन में था, अभी जस्ट पेपर हुई है, 11:30 बजे खत्म हुई है और देखो इंटरनेट का कमाल की ये इंटरनेट पे है। मैंने उस पेपर को लिया, ये सेट डी है। ध्यान रखना, जिसका भी सेट डी है उसके क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे। वो क्योंकि केवल सीक्वेंस चेंज होती है, क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, इसलिए ऑफिशियल आंसर की से मिलाने में ध्यान रखो कि ये सेट डी है। और इसमें जो मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चन मैंने पॉलिटी आयर के लिए, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन मुझे बहुत कम मिले, बहुत निराशा हुई मुझे। आयर के क्वेश्चन भी मिले हैं। इसके अलावा इसमें मैं कोशिश करूंगा ये कहने का कि कौन सा क्वेश्चन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप कितना भी ज्यादा पढ़ाई करो, आपको गेस ही करना होगा, आप बम्प हो जाओगे। ऐसे करीब 50% क्वेश्चन इसमें भी दिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करीब 24 के आसपास मैं पिक कर पाया हूं। चलिए एनालाइज करते हैं। लेट अस बिगिन दिस फैसिनेटिंग डिस्कशन ऑन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, जिसकी एग्जाम हुई है आज। जनरल स्टडीज सेट डी के उन क्वेश्चन को जो रिलेट करते हैं पॉलिटी से और इंटरनेशनल रिलेशन से। लेट अस बिगिन। जैसा मैंने कहा कि इसमें 23-24 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और मैं हर में ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है और कौन सा आपको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसमें आप ये भी देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि करीब 50% क्वेश्चन, डेफिनेटली मोर देन 50% डुएबल है। जो इसमें कट ऑफ जाती है वो 40 और 50% के बीच में ही जाती है। इसका मतलब है कि यदि आपने अच्छे से मेहनत की है, तैयारी की है, तो आप जरूर क्वालिफाई करोगे, क्योंकि आपको लाने हैं 40 से 50% के बीच में ही मार्क्स। अब चलिए विद दिस शुरुआत करते हैं। एक बात मैं और बोलूंगा कि जब भी मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे ये जरूर फील होता है कि इंडिया में क्वेश्चन सेट करने की जो नई बाउंड्री है, जो एनवेलप है, उसको एक्सपेंड किया जाता है। डेफिनेटली क्यूडोज टू द सेटर जो कि दिमाग लगाते हैं इसमें, जो भी प्रोफेसर है या जो भी एक्सपर्ट हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों को थोड़ी परेशान कर सकता है। वैसे ये फैक्चुअल मेमोरी रोट लर्निंग से ये भी अलग नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चन सेट किए हैं जो आपको चौंकाते हैं, कितना भी ज्यादा आपने पढ़ाई की हो तो चलिए विद दिस डिस्क्लेमर लेट अस बिगिन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ चूंकि स्कैंड है, आपको यदि पढ़ने में दिक्कत हो तो आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन दिख रहा होगा। अब यहाँ फर्स्ट देखो, द जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ द मॉन्टेक चेस्मफोर्ड रिफॉर्म 1919। यदि आपको लगे कि ये क्या बोल रहे हैं तो आप चुप हो जाइए, अभी शांत हो जाइए, देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द एबव एजर्सन। अब आप देखो, रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। यदि आपने इसको गौर से नहीं भी पढ़ा है तो 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, जो चेम्स मॉन्टेक चेस्टफोर्ड रिफॉर्म पे बेस्ड थी, उसमें आपको पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को रखा ही नहीं गया, बल्कि इसको एक्सपेंड किया गया। आपको पता है कि 1909 में मुस्लिम्स को दिया गया था मॉडल मिंटो रिफॉर्म में, और उसके बाद जो है 1990 के मॉन्टेक चेस्टफोर्ड रिफॉर्म में उसको एक्सपैंड किया गया। सिक्स को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, यूरोपियन को दिया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आसान है। सेपरेट इलेक्टोरेट वेयर supposed to counter Indian nationalism which was growing stronger। कौन कहेगा नहीं, जालियांवाला बाग का ये ईयर है 1919, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, किस टाइप का फर्वर था। तो डिवाइड एंड रूल, सेपरेट इलेक्टोरेट तो यही था ना। तो ये तो कोई भी कहेगा सही है, आसान। डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट। आपको पता है कि अंबेडकर जी ने कितनी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने के लिए संघर्ष किया, और उनको मिला भी। कम्युनल अवार्ड हुई 1932 में। वहां मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड रामसे मैकडोनाल्ड, ये जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, जबकि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तीनों में अंबेडकर जी भाग लेते हैं। सेकंड राउंड टेबल में गांधी जी भी जाते हैं, लेकिन अंबेडकर गांधी में बहुत विवाद होता है। अंबेडकर जी चाहते थे दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, जो इसमें लिखा गया है कि डिप्राइव्ड क्लास को लगा, या डिप्रेस क्लास को, डिप्रेस क्लासेस इंक्लूडिंग दलित, कि सेपरेट इलेक्टोरेट से उनका भला हो सकता है, इसलिए दलितों ने भी मांगा। लेकिन बाद में जो है, आपको पता होना चाहिए, पूना पैक्ट हुआ और उसमें अंबेडकर जी को झुकना पड़ा गांधी जी के सामने, और सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों के लिए लागू नहीं हुई इंडिपेंडेंट इंडिया में। वैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुई थी, उसमें डिप्रेस क्लास के लिए, दलितों के लिए था,
और उन्होंने एक्सपैंड कर दिया सेपरेट इलेक्टोरल को 1935 के एक्ट में वुमेन, लेबरर और वर्कर को भी। ये सब इंफॉर्मेशन जान लीजिए। ये क्वेश्चन डुएबल है। मैं जिसको डुएबल है उसको मैं प्लस बोलता हूँ। चलिए आप काउंट कर लेंगे आप लोग, प्लस है ये, इसको आराम से कह सकता हूँ। और ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो इजी है। क्यों? क्योंकि ये लिखा गया है कि प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर गिवन इन द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी जो ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसको पता है कि ये सब सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट है। ये मीडियम लेवल का नॉलेज है। इसका मतलब है ये गलत है। अब यदि ये गलत है तो यहाँ ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे है देर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट। अभी चलिए पहले पढ़ लेते हैं अभी, क्योंकि टू वन ऐसे इन्होंने, ये भी इनकी एक नोवेलिटी है कि ये हर बार कुछ ऑप्शन पूछने के तरीके को घुमाते हैं। और इस बार देखिए कैसा इन्होंने ऑप्शन बनाया। चलिए उसको आगे देखेंगे। सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर entitled to exemption from paying income tax on certain income। थोड़ी बहुत यदि आपने नॉर्थ ईस्ट की सैर की हो, जैसे मैं शिलोंग गया था, तो वहां पे इनकम टैक्स ट्राइबल को नहीं लगती है। ये आप वेल नोन फैक्ट है। कई लोग वहां पे इसलिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वहां पे अपनी पोस्टिंग भी कराते हैं। यदि वो ट्राइबल है तो वहां पे नहीं लगती है। तो ये बातें नोन है, चलो। लेकिन यदि आप नहीं जानते हो तो ये मीडियम लेवल का नॉलेज है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये भी एकदम वेल नोन फैक्ट है। ये शायद 243 डी में है। 243 डी आर्टिकल बी में। क्वेश्चन, बस क्वेश्चन मार्क लगाओ, मेमोरी से बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये तीनों ही जो है वो सही है। अब ऑप्शन पढ़ो। देर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट टू। चूंकि तीनों, ये सॉरी सॉरी, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब कि दो स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये सही है कि देर आर टू स्टेटमेंट करेक्ट, जिसमें से कि दो, दूसरा स्टेटमेंट तो जरूर करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब देखो, देर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर स्टेटमेंट वन, तो वन तो हो ही नहीं सकता। देर इज ओनली वन नहीं, दो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल थ्री स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं। तो इसका मतलब ये भी जो है डुएबल है। प्लस मार लो। अभी आप दो में से दो आपको जो है डुएबल है, क्योंकि ये आपको आसान कर देता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये भी डुएबल इजी क्वेश्चन है। अनस्टार्ट और स्टार्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने कई बार मॉक में आप लोगों से पूछा है। अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है रिटन क्वेश्चन होते हैं, और स्टार्ट क्वेश्चन जो है ओरल होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री भी पूछे जा सकते हैं, मतलब आपको बहस होती है। आपने किसी क्वेश्चन का जवाब दिया, मेंबर फिर उस पर और क्वेश्चन पूछेंगे, और आप देंगे चार पांच क्वेश्चन, जितना भी स्पीकर अलाउ करे या चेयरपर्सन, उतना आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या है, उल्टा कर दिया है। अनस्टार्ट क्वेश्चन आर दोज इन विच मेंबर डिजायर्स एन ओरल आंसर। नो, गलत है। इसका मतलब वन गलत हो गया। इसका मतलब ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ये खत्म हो गया। स्टार्ट क्वेश्चन आर दोज इन विच ए मेंबर डिजायर रिटन आंसर। नो, ये भी गलत है, उल्टा है, जस्ट फ्लिप्ड है। इसको फ्लिप कर दोगे ना तो आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि दो स्टेटमेंट करेक्ट भी गलत हो गया। इसका मतलब ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट ही सही हो सकता है, क्योंकि देर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट हो भी सकता है। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एन अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये सही है। अनस्टार्ट क्वेश्चन रिटन दिया जाता है, तो उस पे तो आप कुछ सप्लीमेंट्री पूछ ही नहीं सकते हो। आपको जस्ट एक तरह से आरटीआई टाइप का जवाब दे दिया जाता है मेंबर्स को। तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब देयर इज ओनली वन करेक्ट। ये भी डुएबल है। देखो, तीन में से तीन अभी तक आपको डुएबल मिला है, आसान क्वेश्चन मिला है या मीडियम लेवल का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, कई क्वेश्चन जो है अनडुएबल है, मतलब आप नहीं कर पाओगे, और आपको कोई इसमें पछतावा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कई में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स करके कुछ आप शॉर्टलिस्ट भी 50-50 गेम खेल सकते हो। Consider the following statement about the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe of the Parliament of India। ये एक क्वेश्चन है जो डुएबल परहैप्स नहीं है। आप कितनी कमिटी देखोगे? आई डोंट नो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट को कितनी कमिटी देखते हैं। यदि आप वोरेसियस रीडर हो, बहुत ज्यादा तैयारी की हो, तभी ये कर सकते हो। क्योंकि ये जो कमिटी है ये बिल्कुल छुपा हुआ है। मैंने भी आज तक इसको क्वेश्चन नहीं पूछा है, इस पे ज्यादा विचार भी नहीं किया है। अब यहाँ पे पहला कहता है कि ऑल्दो मेंबर ऑफ दिस कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अप्रूव्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये आप कॉमन सेंस से इसको गलत कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी, आई डोंट नो एनी पार्लियामेंट्री कमिटी जिसके राज्यसभा का चेयरपर्सन, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो चेयरपर्सन नॉमिनेट करते हैं। अधिकतर पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन जो होते हैं उसको अपॉइंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं। यदि आप इस जनरल रूल को याद रखो तो ये स्टेटमेंट गलत है, और सही में गलत है।
20 members are elected by the Rajya Sabha and 10 members by the Lok Sabha. अब ये आपको सोच के भी लगेगा कि लोकसभा जो डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुनी जाती है उसके कम मेंबर रखोगे, राज्यसभा के ज्यादा रखोगे, ऐसा कोई कमिटी नहीं है। जनरली कमिटी में मेजोरिटी जो है लोकसभा की होती है क्योंकि वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। इस बेसिस पे भी आप चाहो तो इसको गलत सोच सकते हो, लेकिन मैं ये बैकवर्ड देख के कह रहा हूँ, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये माइनस क्वेश्चन अनडुएबल है। द मिनिस्टर एक्सेप्ट फॉर यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज एलिजिबल टू बी ए मेंबर। ये क्वेश्चन आपको जो है दो तरीके से आप लोग गलत कर सकते हो, ये इजी गलत करता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री जो है ट्राइबल वेलफेयर का, मोटा कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, उसके मिनिस्टर हो भी सकते हैं। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के क्यों होंगे जिसको कंसर्न ही नहीं है ट्राइबल वेलफेयर से? इसका मतलब है, वैसे शेड्यूल कास्ट भी है, तो इसका मतलब है कि ये आप उस बेसिस पे कह सकते हो कि ट्राइबल वेलफेयर के मिनिस्टर क्यों नहीं। और दूसरा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी मिनिस्टर एज सच जो है ना पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर नहीं होता। वो भाग ले सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, जैसे ही वो मिनिस्टर का शपथ लेते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी से रिजाइन कर देते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट भी जो है गलत है। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 2 years। ये आप जनरली आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कमेटी जो है पार्लियामेंट की, उसकी टेन्योर 1 year की होती है। और दूसरा भी यूनिवर्सल रूल है कि सभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो पीआर की होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उससे चुने जाते हैं। इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन मैं कहूंगा ये अनडुएबल है। मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बट लेकिन आपको नॉलेज बहुत बढ़ाता है। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको पता होना चाहिए आपको। और ये भी कि मिनिस्टर भाग नहीं लेते हैं, और ये भी कि लोकसभा के मेंबर ज्यादा रहते हैं, और ये भी कि स्पीकर ही जो है लोकसभा के चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन सुदर्शन चक्र इन इंडिया। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन डुएबल है। इट एम्स टू इनहांस इंडियाज एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मुझे लगता है कि हम एयर डिफेंस सिस्टम उसी टाइप का, जैसे कि इसराइल में आयरन डोम है, यूएसए में पहले रीगन के जमाने में स्टार वॉर्स या स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव हुई थी, और अभी ट्रम्प के जमाने में गोल्डन डोम की घोषणा हुई है, उसी टाइप की इंडिया में सुदर्शन सुदर्शन चक्र बनाने का की कोशिश हम करेंगे 2035 तक। सुदर्शन चक्र मतलब कि कोई मिसाइल यदि आए स्पेस से, एटमॉस्फेयर से, तो उसको स्पेस में ही मार दिया जाए, जो इसराइल करने में बहुत माहिर है। अभी आपने देखा होगा किस तरह से ईरान के द्वारा जो ड्रोन और मिसाइल को इसराइल हिट करता है, उसकी तो लाइव कवरेज भी आपने देखी होगी। तो इसलिए ये जो है सही है। दिस मिशन इज बीइंग डिजाइन टू एनहांस रैपिड, प्रिसाइज एंड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्स, रीइंफोर्सिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये बिल्कुल सब जनरल स्टेटमेंट है, जो कोई भी कहेगा कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो यही है। अब यहाँ पे आके आप परेशान होंगे क्योंकि 1 और 2 तो आपको सही हो गया, लेकिन यहाँ पे है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, लेकिन यहाँ 3 भी है। प्रॉब्लम ये है कि तीसरे को आपको जज करना है। वन ऑफ द एम्स ऑफ दिस मिशन इज टू कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया बाय एक्सपैंडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी सील्ड बाय 2035। आप गेस कर सकते हैं कि सही होगा, आप गेस कर सकते हैं कि क्या सभी पब्लिक प्लेसेस को हम कवर कर पाएंगे। यहाँ पे आके आप ह्यूजली कंफ्यूज करेंगे, तो आप एटलीस्ट 50-50 गेम तो आप जरूर खेल सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हाफ डुएबल है, लेकिन इसके चलते ये हो जाता है चैलेंजिंग और ये है डिफिकल्ट। इनफैक्ट ये सही है और इसका सही आंसर है 1, 2, 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन हैव नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। ये आईआर का क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे आप एक ट्रिक आप कर सकते हैं जो मैंने किया, मुझे भी नहीं पता था इसमें से क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, फोर्स लेबर कन्वेंशन अब इंडिया ने साइन किया कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, मुझे याद भी नहीं था। लेकिन आप यदि ये देखिए, फोर्थ देखिए, जिनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन इन टाइम ऑफ वॉर। अब जिनेवा कन्वेंशन जो 1949 के फोर जिनेवा कन्वेंशन कहते हैं, कैसे इंडिया उसको नकार सकता है? इंडिया ने जरूर रेटिफाई किया होगा। इंडिया, ये बात अलग है कि रिफ्यूजी कन्वेंशन या एनपीटी, सीटीबीटी, रोम स्टैट्यूट सबको उन्होंने साइन नहीं किया। इंडिया ने कुछ ऐसे हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन को इंडिया ने साइन नहीं किया, लेकिन जिनेवा कन्वेंशन और भी वॉर से रिलेटेड साइन नहीं करेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो है रॉन्ग है। मतलब इन्होंने जो है जिनेवा कन्वेंशन जरूर रेटिफाई किया है और नॉट यहाँ पे है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। यदि आप फोर को हटा दो, यदि मैंने फोर को हटा दिया तो केवल 1 और 2 बचता है। तो आई विल गो विद दिस कि 1 और 2 इन्होंने किया होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं क्योंकि मैं इस केवल ट्रिक पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। यदि इसमें ऐसा है, इसमें कुछ छुपी हुई बात कि इसको भी इंडिया ने नहीं किया है, देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। चेक इट आउट।
with official answer. Consider the following statement with reference to Constitution of India. ये क्वेश्चन बहुत मजेदार मुझे लगा, बहुत मजेदार है. इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं पूछता और ये इन्होंने पूछ दिया है. चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं 3 आर्टिकल आपको बताना चाहता हूँ. आर्टिकल 393 ये कहता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बहुत ही कमाल की बात है. तो ये सही है और यही बात यहाँ कह रहा है कि देर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी ऑफिशियली कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये है ऐसी आर्टिकल, इसका मतलब ये गलत है. अब आर्टिकल 394 ना एक्चुअली कहता है, बला बला छोड़ दो, कि 26th day of January will be referred to as the commencement of this constitution day. ये कहता है. तो यहाँ पे जो लिखा है there is no article in the constitution of India that mention 26 January 1950 as the date of commencement. ये गलत है. ये कहता है, एक्चुअल कहता है. यहाँ देख लो. और यहाँ पे there is no article in the constitution of India जो कहता है कि Indian Independent Act and Government of India Act 1935 and 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिपील होता है. कहता है, ये एक्चुअली कहता है 395. पढ़ लो इसको, मैं पढ़ नहीं रहा हूं. इसका मतलब तीनों ही जो है गलत है. सो इसका क्या होगा? देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट. तीनों ही स्टेटमेंट गलत है. ऐसे तीनों आर्टिकल हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और जो मैं सोचता था कि ऐसा पूछा जा सकता है, उन्होंने पूछा है. डुएबल है बट वेरी डिफिकल्ट. मैं डिफिकल्ट कहूंगा इसको. यहाँ पे एक बहुत मजेदार क्वेश्चन, इन्होंने ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं. मिस्टर एक्स है, कोई ऑफिशियल है और एक केस स्टडी जैसा दिया है, थोड़ा लंबा सा. अच्छा है. और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. X was addressing a seminar on the meaning of the term law as provided under Article 13. इनफैक्ट आर्टिकल 13(3) में यहाँ पे मैंने दिया भी है, ये डिफाइन किया गया कि लॉ क्या है. द टर्म लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ. ऐसे कस्टम और यूज जो कि कानून का रूप ले चुके हैं, मतलब उसको फोर्स किया जा सकता है कानून का रूप. ऐसे भी कस्टम होते हैं. अब देखो क्या है कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं. एक्स कह रहा है एक सेमिनार में कि आर्टिकल 13 पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ को डिफाइन करता है. द टर्म लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज वेरी कंप्रिहेंसिव. इट इंक्लूडेड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर एंड इवन रूल्स एंड रेगुलेशन. वाई पॉइंटेड आउट दैट टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 also included custom or uses having in the territory of India the force of law, जो यहाँ पे है. टू विच एक्स वॉज नॉट कन्विंस. इसका मतलब एक्स गलत था, उसको उसको समझना चाहिए था कि यस ऐसा है. वाई सही बोल रहा था. अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है. एक्स इज करेक्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द व्यू ऑन द नॉन इंक्लूजन ऑफ कस्टम. ये गलत है क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ इज आल्सो डिफाइंड एज लॉ एज पर द आर्टिकल 13(3). The view of why that law included custom is not correct. No, it is correct. The view of both X and Y is correct. No, only the view of Y is correct. X का गलत है. उन सब बाकी बात सही कही, लेकिन ये चूंकि समझ नहीं पाया इसलिए इसको गलत हो गया. वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. डिफिकल्ट. मैं इसको माइनस माइनस कहूंगा. नॉट डुएबल. यदि आप ना कर पाओ तो मुस्कुराओ, कोई घबराओ मत. नए नॉलेज लेके आगे बढ़ जाओ. Which of the following statement with respect to the revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान is correct? Difficult question. क्यों? क्योंकि पहला ही जो इसका है कि the period of its implementation is 1st April 2021 to 31st March 2026. ये रोट लर्निंग का हाइट है. ये क्यों कोई आईएएस बनने वाला बच्चा या सिविल सर्वेंट बनने वाला बच्चा याद करे कि हर स्कीम किस डेट से किस डेट तक लागू होगी? मतलब क्या है ये? क्या आप चाहते हो कि केवल मेमोरी लेकर के कोई सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस बन जाए? बस मेमोरी, रोट लर्निंग, दैट. एक्चुअली ये गलत है क्योंकि ये 1 अप्रैल 2022 से है, ना कि 2021 से, जो कि को टर्मिनस है 15 फाइनेंस कमीशन के साइकिल का. बट हु रिमेंबर्स? इसका मतलब ये गलत है. अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कॉमन सेंस का है. द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवैम्प्ड आरजीएस, इसका नाम ही है रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, गांधी जी का ग्राम स्वराज. टू डेवलप द ग्रास रूट कैपेबिलिटी ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू डिलीवर ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ये एकदम ऐसा जनरल स्टेटमेंट है. यही तो बिल्कुल यही है ही. इसको आप सही कह ही सकते हो. द शेयर ऑफ सेंट्रल फंडिंग फॉर द रिवैम्प्ड आरजीएसए इज 100% फॉर ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी. यहाँ पे आके आपको थोड़ी प्रेजेंट जो मोदी सरकार है उसके मेंटेलिटी को, जो फिस्कल फेडरलिज्म में समझना पड़ेगा. यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट कोई भी स्कीम में, इवन अब
जो वीजी राम जी है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को फ्री सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती। 100% कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं, 60-40, 80-20, 90-10 इस टाइप का कुछ एरियाज के लिए होता है। तो 100% क्यों होगा? और वो भी पंचायती राज के लिए जो पूरा स्टेट सब्जेक्ट है। इस बेसिस पे इसको आप गलत कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसमें से कौन सा सही है? ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। केवल टू सही है, ओनली टू। बट वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं बोलूंगा नॉट डूएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? मोस्ट इजी क्वेश्चन, मैं कहूंगा इसको लड्डू क्वेश्चन। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको लड्डू तो मिला, मुस्कुराइए। क्यों? आपको मान लीजिए कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता होगा कि जर्मनी जो है ईयू का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है ईयू। तो जर्मनी, अब आप देखो कि तीन जो है, आप सोच के देखो, केवल तीन एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। कैन यू बिलीव? किसी में है ही नहीं तीन। इसका मतलब है कि बस यही। और ये ट्रिक से जो है कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है, इसलिए ये लड्डू क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि बेलारूस और स्विट्जरलैंड ईयू के मेंबर नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया आर करेक्ट? ये आसान इसलिए है क्योंकि इन्होंने दे दिया है कि ये जो एक्ट है, पर्सन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी एक्ट, ये 2018 में लागू हुआ है। ये सबको जानना चाहिए कि ये पहले जो है मुझे लगता है 1995 में लागू हुई थी, और फिर इसका अमेंडमेंट जो एकदम बिल्कुल रिवैम्प करके जो एक्ट आई वो 2016 में आई। ये सबको पता है, हम लोग सबको ये बात पता है। इसी तरीके जैसे कि कंज्यूमर राइट्स की जो एक्ट है 1986 में आई, फिर 2019 में आई, उसी तरह ये 1985 में आई, 2016 में आई। तो ये स्टेटमेंट यदि गलत हो गया तो वन गलत हो गया। अब ये कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है? ये कह रहा है करेक्ट। तो वन को तो आप हटा दो, वन को हटा दो, वन को हटा दो। यदि आप वन को जैसे ही हटाते हो ना, आपको एक ही सही मिलता है, और वो मिल गया आपको। तो ये ट्रिक के चलते जो है, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो केवल इस ट्रिक के चलते, और इसके चलते ये अनदर जो है लर्निंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं बिल्कुल कभी याद नहीं करूंगा। रोट लर्निंग का हाइट है। अब सार्क की भी एनर्जी सेंटर कहाँ, कल्चरल सेंटर कहाँ, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, आप इसको देख लो। बट अगेन मैं बोलूंगा कि क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? जो हमारे आईएएस आईपीएस फॉरेन डेलीगेट्स या डिप्लोमेट बन रहे हैं, जो सेंट्रल सर्विसेज को मैन कर रहे हैं, वो इस तरह से केवल मतलब रोट लर्निंग पे जाए? क्या चाहते हो आप? Consider the following statement about platforms for multilateral cooperation. अब यहाँ पे ना एक बहुत मजेदार बात है। यहाँ बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग, इसको जरूर देखो। इंटरनेशनल रिलेशन में चूंकि वो लिबरलिज्म पे बेस है, कोई भी कन्वेंशन ना ऐसे बाइंडिंग नहीं होती है। नेशनल लॉ बनाने पड़ते हैं, तभी वो कानून एक कंट्री में लागू होता है, और कोई भी कंट्री चाहे तो उसको माने ना माने। सभी सॉफ्ट लॉ है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई हथकड़ी लगा के ले जाएगा। क्या सॉवरेन कंट्री है, क्या हो सकता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कोई फैसला दे तो कुछ भी नहीं होता है। आपको गिरफ्तार कौन करेगा? आप देख रहे हैं नेतन्याहू है, या इवन पुतिन, इन सब के अगेंस्ट में कुछ वारंट भी जारी आईसीसी ने कुछ किया हुआ है, लेकिन क्या होता है, वो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी उनको कुछ नहीं होता है। आप चेक कर लीजिएगा। नेतन्याहू के पे तो इशू है, पुतिन का है कि नहीं मुझे लगता है उन पे भी इशूड है। बुका में जो हुआ था लास्ट की थी यूक्रेन वॉर में। तो इसके चलते जो है बाइंडिंग नहीं होती। अब यहाँ पे देखो, कोलंबो प्रोसेस बाइंडिंग डिसीजन, जैसे ही बाइंडिंग आए ना कोई भी इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म मल्टीनेशनल कोऑपरेशन का, आप उसको काट दो। इसका मतलब वन हटा दो। वन जैसे ही हटाओगे आपको क्या मिला? टू, थ्री या टू। अब केवल ये देखो कि टू तो सही है ही, उसको मत पढ़ो, मत पढ़ो, ये है सही, छोड़ दो। अब थ्री पे आओ। द ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट क्रिएटेड अंडर द प्रपोजल ऑफ ए फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल इज ए वॉलंटरी फोरम whose decision आर नॉन बाइंडिंग। चूंकि ये नॉन बाइंडिंग है, वॉलंटरी है, माइग्रेशन डेवलपमेंट, तो ये ज्यादा है कि सही है। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन इसका ज्यादा चांस है सही। एटलीस्ट नहीं भी तो 50-50% तो आपका चांस है ना सही। सही आंसर है टू एंड थ्री दोनों सही है, लेकिन 50-50 तो आप कर ही सकते हो बाय दिस ट्रिक। इसीलिए ये डुएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन रोट लर्निंग का हाइट है, हाईली हाईली अनडुएबल है। रेस्ट इन पीस, इस तरह क्वेश्चन में बोलता हूं RIP। क्यों? क्योंकि देखो, जो यूएन मिशन है, पीस कीपिंग मिशन, अभी दुनिया में 11 चल रहे हैं। एटलीस्ट आपको वो पता होना चाहिए कहाँ कहाँ चल रहे हैं। ये ठीक है, ये चल रहे हैं, जैसे लेबनान में चल रहे हैं, ऑल लाइक दैट। लेकिन ये चीज की हिस्टोरिकली कितने मिशन आए और कब से कब तक चले, उसका पीरियड मैच करना
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है। लेकिन रेस्ट इन पीस, डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन। आपको सिलेक्शन 40 से 45% पे ही होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी। ये कहते हैं चार ऑर्गेनाइजेशन यूएन की: वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ। और इसमें से किसको 2 बार जो है नोबेल पीस प्राइज मिला है? ये क्वेश्चन खासा खासा डिफिकल्ट है, जानना चाहिए शायद, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। डिफिकल्ट केवल एक ही इसमें से इसमें मिली है, यस, जो यूएनएचएचसीआर है, क्या फिलिपो ग्रैंडी हैं, उनके जो चीफ हैं, अभी चेक कर लेना। उनको 2 बार मिला है 54-81 में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है कोरोना के टाइम में मिला था, जो यूनिसेफ को 1965 में, और आईएलओ को 1960। ये सब याद कर लो आगे के क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। नहीं, अधिकतर बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो है सही है, और ये डुएबल नहीं है, डुएबल नहीं है। Which of the following item of defense hardware is are manufactured in India? अब मैंने इसको कैसे क्रैक किया, देखो यहाँ पे आप देखो तो तीनों नहीं है। यहाँ पे एक मजेदार बात है ऑप्शन में, और मैं हमेशा कहता हूँ पहले ऑप्शन देखो फिर क्वेश्चन देखो, उल्टा, रिवर्स रिवर्स इंजीनियरिंग। अब इसमें आप देखो दोनों में एम के है, एम के मार्क 1, मार्क 3। इसका मतलब है कि दोनों में कुछ कॉमन है, या तो दोनों बाहर के हैं या दोनों इंडिया के हैं। तो मैंने गेस किया कि चूंकि दोनों मार्क हैं, मतलब एम के हैं, तो इंडिया में बनाए गए होंगे। तो अकुला क्लास सबमरीन सबमरीन बनाने का जनरली जो है मतलब हम रसिया एंड अदर से लेते हैं। तो मैंने गेस किया कि 1 और 2 सही होगी, और यही सही है। लेकिन ये मेरा गेस था, और ये इसलिए डुएबल है, लेकिन डिफिकल्ट है। अब यहाँ मैंने दोनों के बारे में कहा भी है। यहाँ पे मैं तेजस के बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है कि फाइटर जेट SU-30M बनाता है, लेकिन ये एक्चुअली हमारा है नहीं। ये सुखोई का जो है इंडियनाइज वर्जन है। जबकि तेजस जो है फाइटर जेट, वो बिल्कुल हम लोगों ने स्क्रैच से बनाया है। तो तेजस के बारे में भी जान लो। फाइटर जेट, रफाल तो हम फ्रांस से हम लोगों ने खरीदा है। सुखोई, मिग, ये सब हम लोगों ने रूस से लिया है। अब एआई समिट का जो ये क्वेश्चन है, ये भी डुएबल क्यों बन गया है समझो। ये बाइंडिंग वर्ड के चलते बन गया। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी जो कॉन्फ्रेंस होता है इंडिया में हुआ, आप क्या बाइंडिंग आप लोगों को हाथ पकड़ के करवाओगे? क्या कह रहा है कि विच एक्नॉलेज द चार्टर फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई एज ए बाइंडिंग फ्रेमवर्क। नो बाइंडिंग, इसका मतलब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, कोई बाइंडिंग नहीं होगा। तो दो यदि गलत है, दो दो दो, तो आपको सीधा इसका आंसर मिल जाता है, और वो है 3 ओनली। ये अगेन देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है जो एलिमिनेशन टेक्निक से बना है। इनफैक्ट पहले सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक यूजीसी नेट की तरह ही सर चढ़ के बोलता था, और बहुत पॉपुलर था। बाद में इन्होंने उसको खत्म कर दिया, जब उन्होंने ऐसे दिया 1 करेक्ट 2 करेक्ट। लेकिन अब फिर जो है देखो इस पेपर में कितना जो है एलिमिनेशन टेक्निक हेल्प करता है। एलिमिनेट करो और आंसर पाओ। चूंकि ये गलत है, तो एक इन्फॉर्मेशन जान लो कि पीपल प्रोग्रेस सही था, प्लानिंग के बजाय प्लानिट था। इसका जो 3 पिलर था, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, एआई समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 नंबर क्वेश्चन है सेट डी में। मैं फिर से कर रहा हूं, ये सेट डी है, सेट डी, ना कि डिफिकल्ट। डिफिकल्ट बाद में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज आर पार्ट ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान मेंबर कंट्रीज? ये आसान है, यदि आप सिविल सर्विसेज के पढ़ रहे हो तो आपको कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। कलादान जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में है, जो यहाँ पे दिया भी है, कलकत्ता से चलती है म्यांमार और फिर मिजोरम पे आती है। इसके पोर्ट वोट भी देख लो, कई बार ये भी पूछा जाता है। आईएमटी ट्राइलेटरल सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो इस तरह के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं, जो इंडिया और हमारे साउथ ईस्ट कंट्री के बीच में, एशियन कंट्री के बीच में है। इसका नाम ही है इंडिया म्यांमार थाईलैंड, आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे। तो ये सब जो कि म्यांमार थाईलैंड एशियन कंट्री है, तो ये दोनों है। लेकिन अब यहाँ थर्ड देखो, मुझे नहीं पता, मैं रियली बताता हूँ, मुझे नहीं पता था कि अगरतला अखवारा रेल लाइन किस कंट्री के बीच में है। लेकिन यहाँ तीनों सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 1 2 3 हो। और मुझे डेफिनेटली पता है कि 1 2 सही है, तो इसका मतलब 3 डेफिनेटली गलत है, बाय वर्च्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्शन। इसका मतलब 1 2 सही है। उसका कारण ये है, जब मैंने बाद में चेक किया तो ये बिल्कुल सही। अगरतला अखवारा रेल लाइन जो है, ये बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश है, बांग्लादेश में अखवारा है।
तो इसका मतलब ये सही में गलत है और होना भी चाहिए, बिकॉज कोई आंसर यहाँ पे 1 2 3 नहीं है। तो ये डुएबल है, बिल्कुल डुएबल है, प्लस प्लस। ये जो है डिफिकल्ट है, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा। असल में इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कॉरपोरेशन, कौन सी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एजेंसी किस मिनिस्ट्री में, ये बहुत बड़ा क्विज है। हम लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी बना रखा है कि जो गवर्नमेंट में काम भी करेंगे उनको भी पता नहीं हुआ कि कौन ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर है। यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को भी पूछ दो कि बताओ सीबीआई जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, बेचारा वो घबरा जाएगा। तो यही हालत है। ऐसे में स्टूडेंट को पूछना अन्याय है, मैं कहता हूं अन्याय है। आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए क्वेश्चन बना रहे हो, ये सिविल सर्विसेज के एक्सपर्ट नहीं है, दे आर नॉट लैटरल एंट्री की इनको पता होना चाहिए कि कौन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ काम करता है। बैड क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको मैं नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा क्योंकि ये बैड क्वेश्चन है। केवल ये पढ़ूंगा कि सीबीआई जो है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस ऑन पेंशन में जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, डीओपीटी कहते हैं, डीओपीटी, जो सभी आईएएस आईपीएस कि कैडर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट भी है, उसी के अंडर में सीबीआई काम करता है। अब यदि आप ये जानते हो तो एक ही सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर काम करती है। और ये जो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होगी। लेकिन ये सब एकदम डुएबल नहीं है। माइनस माइनस RIP छोड़ दो इसको। Consider the following statement about river bridges connecting India with neighboring country. ये बहुत ही डिफिकल्ट है, नॉट डुएबल है। क्यों? इन्होंने इतना घुमाया है। मैत्री सेतु मुझे पता था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, फेनी रिवर पे, ये भी मुझे पता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, रामगढ़ बांग्लादेश में है तो इन्होंने कह दिया इंडिया, और साबरूम जो है वो इंडिया में है तो इन्होंने कह दिया बांग्लादेश। अब ऐसा घुमा देंगे, ये गलत है। वन गलत है, इसका मतलब वन वन गलत है। टू थ्री, थ्री में थ्री कॉमन है तो इसको तो छोड़ दो। अब आओ टू को, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट इंडिया एंड म्यांमार, ये गलत है, ये नेपाल के बीच में है। लेकिन मैं कहूंगा मुझे भी पता नहीं था, और इस सब को भी RIP में रखिए आप, कोई जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में मगजमारी करने की। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स पॉलिटी इसमें है, लेकिन मैंने इसलिए लिया कि ये इथिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। प्लीज मेरे साथ थोड़ा बियर करो, इस क्वेश्चन को देखो। और ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन, मैं इसको लड्डू क्वेश्चन पढ़ूंगा, लेकिन देखो कि सिविल सर्विसेज किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछिए। मैं कह रहा हूँ पूछिए सिविल सर्वेंट को, ये सब क्वेश्चन पूछिए एस्पिरेंट को। ना कि जो है वो रिवर पे जो ब्रिज बनी और कहाँ से कहाँ जोड़ता है, कौन सा डेट में कब जो है वो UN पीस कीपिंग मिशन आके चला गया, मत पूछिए। थोड़ा मेहनत कीजिए, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कीजिए यूपीएससी। अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ। ये क्या कहता है, चलो हिंदी में बता दूंगा। इन ए मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट वेयर बोथ इकोनॉमिक कंपटीशन एंड historical grievance frequently led to community tension, a flashpoint has arisen with a government decision to allocate land for a waste management facility near a tribal hamlet। तो क्या हो रहा है ना कि कहीं पे जो है मान लो कूड़े का पहाड़ है, तो वेस्ट मैनेजमेंट हमको प्लांट लगाना है, तो जो पूरा इलाका टाउन में जो है जहाँ पे कि बेचारे गरीब ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी, वहां पे डिसाइड किया गया अर्बन प्लानिंग के द्वारा कि वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट बनेगा। जहां बनेगा वहां बहुत गंद आती है, तो समझो ट्राइबल बेचारे कितने दुखी हुए होंगे। तो इससे क्या हुआ, ट्राइबल कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, रोड पे निकल आए। तो उन्होंने कहा कि हम और उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह पे बना रहे हैं वो तो हमारा सेक्रेड ग्रोव है, वहां हम पूजा करते हैं, या वैसे भी क्यों बने, हम क्यों सूंगे, गरीब हैं इसलिए हम जो है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को क्यों अपनी जगह दे। लेकिन उन्होंने अपना एक कारण भी दिया कि वहाँ सेक्रेड ग्रोव है, और सीरियस बन गया मामला रिलीजियस। एट द सेम टाइम अर्बन रेसिडेंट और जो बाकी रेसिडेंट थे और लोकल इंडस्ट्री जो है, वो तो कहेगा ही सपोर्ट, अरे छोड़ो ट्राइबल को मरने दो, भाग जाए वो लोग इधर उधर, बनाओ, क्योंकि ये तो टाउन का जो है वो कूड़े का पहाड़ है, उसको गलत जगह पे है, अभी उसको सही डाल दो। साइटिंग सीवियर सॉलिड वेस्ट चैलेंज एंड हेल्थ कंसर्न ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल साइट। तो इसका मतलब क्या ट्राइबल को मारोगे? ऐसे ही सोचते हैं बहुत लोग, इंडस्ट्री ऐसे ही सोचती है। The conflict has escalated with road blockade, social media campaign and allegation of police excesses। दोनों साइड से, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, बेचारे ट्राइबल का पक्ष कौन ले रहे होंगे? इंडस्ट्री और जो इलीट है उनका पक्ष तो बहुत ले रहे होंगे। सोशल मीडिया में बेचारे ट्राइबल कहाँ आ पा रहे होंगे? जो भी है, कोई एनजीओ एनजीओ उठाता होगा।
ये तो स्यूडो केस है। एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर, अब आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, यू आर टास्क विद रिजॉल्विंग द सिचुएशन। आपको रिजॉल्व करना है थ्रू मेडिएशन, कंसल्टेंसी, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, और सस्टेनेबल आउटकम भी आपको ध्यान देना है, इन्वायरमेंटल नीड को भी देखना है, ट्राइबल का अधिकार भी देखना है, अर्बन पब्लिक हेल्थ भी देखना है। अब बोलता है इसमें से चार आपके पास ऑप्शन है, जरा सोचो। अब ये कहता है ए सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बिगिन विद एक्नॉलेजिंग द कल्चरल कंसर्न ऑफ द प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कम्युनिटी बिफोर डिस्कसिंग टेक्निकल अल्टरनेटिव्स। बिल्कुल सही है। पहले आप देखो ना, पहले किसी कम्युनिटी के अधिकार की बात है, क्यों उसके सामने डालोगे? क्योंकि गरीब है, ट्राइबल है, पहले तो ये छोड़ो उसके सेक्रेट ग्रुप है। तो ये सही लगता है। अब यहाँ देखो, द सेकेंड ऑप्शन देखो कितना आउटलैंडिश है और कैसे आपको ये लड्डू क्वेश्चन बन जाता है। द गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट विदाउट डिले to address urban health concern which outweigh the sentiment of a small group। ये कितना आउटलैंडिश है। ये कहता है छोड़ो, बुलडोज करो, ट्राइबल एक छोटा सा ग्रुप है, गरीब ग्रुप है, उसको मारो गोली और आगे बढ़ जाओ क्योंकि ये अर्बन हेल्थ से रिलेटेड है। ये बिल्कुल नो नो है, कोई सेंसिटिव ऑफिसर ऐसा नहीं करेगा। अब आप टू को, अब इसको मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं मत पढ़ो, टू को निकाल दो। टू निकल गया, टू निकल गया, टू निकल गया। बस एक ही ऑप्शन बचा, एलिमिनेशन रॉक्स, एलिमिनेशन रॉक्स, एलिमिनेशन रॉक्स, लड्डू क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा? तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगा, लेकिन आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इस पेपर में करीब 70% क्वेश्चन डुएबल है। उसमें से दो क्वेश्चन लड्डू है, मैं कहूंगा लड्डू। तीन चार क्वेश्चन इजी है और बाकी क्वेश्चन हैं थोड़े डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, लेकिन डुएबल है। इसका मतलब इसमें 40 to 45% लाना तो बिल्कुल ही कठिन नहीं, यदि आपने अच्छे से 3-4 महीने तैयारी की है। यदि मौका लगा तो इसी पेपर में से कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन, कुछ करंट इवेंट के क्वेश्चन, कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन लेकर के फिर आएंगे। तब तक खुश रहिए। टेक केयर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। यदि आप रियली इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, यदि ऐसा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, पॉल साइंस की कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो वेबसाइट है paulsciencehelp.in। कई चीजें इसमें आपको फ्री मिलती हैं, पीडीएफ एंड ऑल। ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com। टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp। और ट्विटर है @paulsciencehelp। इजी है, पॉल साइंस हेल्प, POLSC हेल्प। और आप जुड़ जाते हैं एक नॉलेज कम्युनिटी से जिसका पैशन है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करना और उसके थ्रू अपने लाइफ को डेल्टा चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना, बेटर बट हैप्पीली। मेन कंसर्न है टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।